हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू मेरी चैनल। मेरे चैनल आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्टिव प्रोटोकॉल के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एडवांस विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे इज द ग्रेट फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड सभी लोगों को, सभी बंगाली भाई बहन को मेरे तरफ से शुभ शारदीय। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज। If you want to invest in any token or any coin, then please do your own research. तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इंजेक्टिव प्रोटोकॉल के बारे में। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल एक तरह का लेयर 2 एप्लीकेशन ऑन द कॉस्मोस ब्लॉकचेन फॉर बिल्ट फॉर द फाइनेंस। यानी ये एक इंजेक्टिव प्रोटोकॉल इज ओपन इंटरऑपरेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म है जो कि ऑप्टिमाइज्ड फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशन। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशन के तौर पे इंटरऑपरेबिलिटी को प्रोवाइड करते हुए ये एक तरह का लेयर 2 प्लेटफॉर्म है। एंड जितने सारे डीफाई एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारा का प्रॉब्लम आ रहा है और उसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए इसका मेन विजन है। लेकिन सबसे बड़ा मेन डिसेंट्रल एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो एक तरह का है डेक्स। सबसे पहला डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है डेक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। और उसमें भी बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम है और उसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए उसका मेन मोटिव है। तो चलिए बात करते हैं ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो कि ये सॉल्यूशन देने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, एक लीजिए लैक ऑफ स्केलेबिलिटी। जैसे कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ है कि डिसेंट्रल एप्लीकेशन अगर पकड़े यूनिस्वाप, वहां पे अगर कोई टोकन लिस्टेड होता है तो आपको ट्रांजैक्शन फीस बहुत हाई लगता है। और अगर कंजेशन आ गया, यानी मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर कंजेशन आ गया, बहुत ज़्यादा लोगों की ट्रेडिंग चल रहा है, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस बहुत ही हाई हो जाता है। तो उस टाइम पे इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ कोई डिसेंट्रल एप्लीकेशन अगर होगा जैसे कि यूनिस्वाप, वहाँ पर ट्रेडिंग करना सबसे दिक्कत। तो क्या हम डेक्स छोड़ दें या फिर और सोल्यूशन लेते हैं? जैसे कि आपको पता होगा डिसेंट्रल एप्लीकेशन पे बना हुआ कोई डेक्स हो, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते आप, जो कि सेंट्रल एक्सचेंज पे करते हो। स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, वहाँ पे कोई ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं है। नॉर्मल ट्रेडिशनल डेक्स एप्लीकेशन है तो वहाँ पे यूजनेस इतना बढ़ेगा नहीं। आगे जाके लोग जो डिसेंट्रल एप्लीकेशन को इतना मान रहे हैं, लोग इतना ज़्यादा यूज नहीं करते जितना ज़्यादा कि सेंट्रल एक्सचेंज को यूज करते, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह तरह के फैसिलिटीज़ है। वहाँ पे स्टॉप लॉस है, वहाँ पे अपने हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग पेयर लगा सकते हो, अपने हिसाब से आप चाहो तो जो प्राइस एक्शन होता है, नहीं आप जो खरीदना चाहते हो बाइंग प्राइस है, आप खुद से सेट कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे डेक्स पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए इंजेक्टिव प्रोटोकॉल आया हुआ है। तो ये बहुत ही खास डेक्स बन सकता है आगे जाके। तो फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए, उन्होंने एक तरह का नेटिव कॉस्मोस IBC जिसपे कि ये बना हुआ है और जिसकी वजह से ये इथेरियम कंपैटिबल भी है। आपको बताऊं, यहाँ पे चलते हैं। रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक तरह का अपनी जो प्रोटोकॉल है वहाँ पे उन्होंने एक वर्म होल इंटीग्रेशन किया है। वर्म होल इंटीग्रेशन का मतलब होता है वहाँ पे एक तरह का मैसेज पासिंग प्रोटोकॉल उन्होंने इंटीग्रेट किया है, जिसके वजह से वहाँ पे सोलाना, अवलांची, पॉलीगॉन, अल्गोरैंड, फैंटम, BNB, ओआसिस, ये सारे के सारे ब्लॉकचेन पे बना हुआ जितने सारे टोकन्स या फिर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इंटरऑपरेबल हो जाता है। तो ये जो खासियत है ना इस टोकन का या फिर इसके प्रोटोकॉल का, ये बहुत ही उसको हाई लेवल का कॉइन या फिर प्रोटोकॉल बना सकता है, क्योंकि ये इंटरऑपरेबल जो हो रहा है ये एक दो कॉइन के साथ में नहीं, बहुत तरह तरह का कॉइन के साथ में इंटरऑपरेबल हो और EVM कंपैटिबल भी है। तो ये सबसे उसको खासियत बना था। और पता है यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था नेटिव कॉस्मोस IBC, ये IBC का मतलब होता है ये इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन, यानी इसकी वजह से ये ब्रिजिंग का काम कर सकता है। तो ये बहुत ही इसका पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव पॉइंट से इस प्रोटोकॉल का। तो चलिए इस बात करते हैं इसका और क्या खासियत है। जैसे कि आपको पता होगा जो स्टॉप लॉस हो गया और यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट हो गया, या फिर आपको पता होगा जो हम ऑप्शन चेन का ट्रेडिंग वगैरह, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है ना, ये सारे ट्रेडिंग आप सेंट्रल एक्सचेंज पे करते हो, डेक्स पे नहीं होता, लेकिन इसकी डेक्स पे होगा क्योंकि ये सारे फीचर उन्होंने इंप्लीमेंटेशन करके रखा है और ये डिसेंट्रलाइज्ड है, प्योर डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये सबसे बड़ा बहुत ही उसको उम्दा बनाता है इस प्रोजेक्ट को। तो और चलते हैं उनसे बात करते हैं और क्या क्या इसमें खासियत है। यहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट या फिर सपोर्टिंग करने वाले जितने सारे कंपनीज है,
जैसे बाइनेंस हो गया, पैंटेरा हो गया, या फिर फिगमेंट एक तरह का उनका नोड रन करने वाली वैलिडेटर है जो कि यहाँ पे उनको सपोर्ट करते हैं या फिर उनमें इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट बन सकता है आगे जाके, क्योंकि ऐसी डेक्स अभी तक तो नहीं बना है जो कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे जितने सारे फीचर है, ये सारे फीचर को ये डेक्स पे दे रहा है। तो ये अलग बनाता है उसको। और उसका अगर डेक्स को देखेंगे, ये उसका डेक्स है जो कि हेलिक्स ऐप करके उनका डेक्स है। ये डेक्स पे जितने सारे प्रोजेक्ट अभी तक लिस्टेड हो रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखा, न्यूली एडेड जो प्रोजेक्ट ये सारे यहाँ पे मेंशन हुआ है। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक ऑक्शन करके उनका एक मैकेनिज्म है। ये ऑक्शन मैकेनिज्म ऐसा क्या है, देखिए जितने सारे प्रोजेक्ट्स इनके ट्रेडिंग पेयर पे लिस्टेड हो रहा है, और आपको पता हो यहाँ पे जो गैस फीस लगता है ना, बहुत ही कम लगता है, यानी नेग्लिजिबल, यानी आपको जीरो तो नहीं कह सकते लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट का गैस फीस लगता है। और ये जो भी गैस फी जो कलेक्ट करते हैं, वो गैस फीस को वो क्या करते हैं, उसका 60% ऑफ जो गैस फीस रहता है, ये यहाँ पे ऑक्शन पे लेके स्टोर करते हैं। तो देखिए आज के डेट पे उसका जो ऑक्शन का जो प्राइस है, जो टोटल अमाउंट ऑफ गैस फीस उन्होंने कलेक्ट किया, ये इतना है USDT के तौर पे, जो कि ING की वैल्यू पे दिखता है। और ये हर 2 वीक में ये एक तरह का ऑक्शन करते हैं, और ये ऑक्शन अभी कब खत्म होने वाला, 3 दिन तक चलेगा, और 3 दिन के बाद ये ऑक्शन खत्म होने वाला। और यहाँ पे बिडिंग प्राइस लगता है, सबसे ज्यादा बिड करने वाले पर्सन को इसी अमाउंट का, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए जो अमाउंट यहाँ पे कलेक्ट किए, जैसे समझो यहाँ पे सम USDT उन्होंने कलेक्ट किए, इथेरियम हो या फिर जो भी हो, तो उस अमाउंट का USDT को कलेक्ट करने के लिए आपको उसी अमाउंट के तौर पे बिड करना पड़ेगा कि मैं कितना ING दूं। तो आपको ING के पेयर पे आपको USD मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बिड कर रहे हैं, तो 3 दिन के अंदर जितना सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड रहेगा, तो उनको उतना अमाउंट का ना पूरा अमाउंट का उनका USD मिल जाएगा। और उनको मिलेगा, देखो अभी ये लोगों ने 80 ING डाला है जिसकी वैल्यू 133 USD, तो उसकी ING के पेयरिंग पे उनको इतना सारे ING मिल जाएगा, इतना सारा USD मिल जाएगा, यानी 80 ING देंगे और उतना USD मिल जाएगा, यानी जो बिड करेगा वो तो पूरा मालामाल हो जाएगा। और जितना ING वो देगा और उसी ING को डायरेक्टली बर्न करेंगे, लेकिन ये 80 ING नहीं, और आगे जाके बढ़ेगा। 3 दिन के अंदर लोग अच्छा खासा उसको बिड करेंगे, तो लोग छोड़ेंगे नहीं। तो जो भी रहेगा थोड़ा सा कम प्राइस में, कम USDT यानी हाई USDT को कम प्राइस में वो ING को दे रहे हैं। तो क्या होगा ना, ING को जो प्राइसिंग है यहाँ पे बढ़ सकता है, क्योंकि बर्निंग मैकेनिज्म उनका बहुत ही अच्छा खासा है। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करते रहिएगा, क्योंकि इसके जो मैकेनिज्म है ना बहुत अच्छा है। यानी 6000 USDT है, और यहाँ पे जो भी प्राइस रहेगा ING का समाउंट, देखिए जैसे कि अभी 3774 ING उनको लग रहा है, तो कुछ लोग आएंगे ये बोलेंगे कि मैं दूंगा मात्र 200 ING, तो 200 ING देगा और 6000 USDT उसको मिल जाएगा। तो क्या होगा ना, ING का प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि बिडिंग हो रहा है ना, तो साथ में उसका बर्निंग भी हो जाएगा उतना अमाउंट का। तो ये एक बहुत ही खास है। उसके साथ में चलते इंश्योरेंस फंड का उनका एक अच्छा खासियत है। देखिए इंश्योरेंस फंड में क्या होता है ना, इसका मैकेनिज्म अगर हो सके थोड़ा सा आप अलग से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अगर मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि इसमें अगर बताऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। फिर भी थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ। इंश्योरेंस फंड कैसा रहता है, ये आपको यहाँ पे अलग अलग पूल है, और आपको सम अमाउंट ऑफ ING को डिपॉजिट करना पड़ेगा एज ए इंश्योरेंस के तौर पे, या फिर कोई BTC हो, कोई भी हो, या कि यहाँ पे अलग अलग पेयरिंग की इंश्योरेंस का अमाउंट का पूल है। तो वहाँ पे इंश्योरेंस पूल पे जाने के बाद में वहाँ पे अंडरराइटिंग का ऑप्शन होता है, यानी आपको सम अमाउंट ऑफ जो पर्सन आपने डाला है उसी अमाउंट का परसेंटेज कितना दिया है आपने, उस अमाउंट का आप अंडरराइटर बन जाते हो। यानी आपको उसी इंश्योरेंस के तौर पे आपको एक अलग से टोकन मिलता है जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस का टोकन, ठीक है। इंश्योरेंस का पूल का टोकन मिलेगा, जैसे लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी पूल का टोकन मिलता है, LP टोकन, वैसे इंश्योरेंस पूल में इंश्योरेंस का टोकन अलग से मिलता है। और जब इंश्योरेंस पूल का वैल्यू बढ़ेगा, आपका इंश्योरेंस पूल का टोकन की वैल्यू बढ़ेगा, तो उस हिसाब से आपको रिवार्ड भी मिलता रहेगा। तो ये अलग मैकेनिज्म एक चल रहा है, जो कि रिस्क को कम करने के लिए एक मैकेनिज्म है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। गवर्नेंस का भी वहाँ पे ऑप्शन है, आप चाहो तो जैसे कौन से ट्रेडिंग पेयर उनका डिसेंट्रल एक्सचेंज पे चालू हो सकता है, तब चाहो तो आप गवर्नेंस का अथॉरिटी भी ले सकते हो। आप कुछ अमाउंट आप डिपॉजिट करके स्टेकिंग करके आप वहाँ पे ऑथराइज बन सकते हो, वोटिंग पावर रह सकता है आपका, ठीक है। स्टेकिंग करने के बाद में भी आपको रिवार्ड मिलेगा वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हाई रिवार्ड का ऑप्शन नहीं है,
ज़्यादा कुछ रिवार्ड नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है ज़्यादा रिवार्ड दे के हमको लिक्विडिटी को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, एक कंट्रोल पे रहना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा मिंटिंग होता रहेगा कॉइन तो मार्केट में इंफ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये उन्होंने एक अच्छा उनका स्ट्रैटेजी है टोकन को सस्टेन करने के लिए। इंजेक्टिव का ब्रिज आप देखोगे ना, बहुत ही अच्छा उन्होंने इंजेक्टिव ब्रिज का इंप्रेशन कैसे मुझे पता है आपको, क्योंकि उनके पास में खासियत है कॉस्मोस IBC है, और उन्होंने एक हॉलो उन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया, वर्महोल का क्रिएट किया, जो कि एक तरह का मैसेज पासिंग इंटीग्रेशन उन्होंने किया, जिसकी वजह से उनका जो इंटरऑपरेबिलिटी जो है, जो ब्रिजिंग का काम होता है, ये बहुत ही उसको उमदा बना देता है, यानी अलग बना देता है। जैसे कि इथेरियम, कॉस्मोस हब, टेरा, ऑस्मोसिस, परसिस्टेंस, इबमॉस, ये सारे के सारे जो ब्लॉकचेन पे आप चाहो तो ब्रिजिंग का भी काम कर सकते हो, यानी ये कोई सिंगल ब्रिज पे बना हुआ टोकन अभी नहीं रहा। वॉलेट उनका है, ये सारे वॉलेट अभी सपोर्ट करता है, चाहो तो आप कनेक्ट करके आप ब्रिजिंग पे कनेक्ट कर सकते हो, और ट्रेड भी आप कर सकते हो। ट्रेडिंग करने के लिए हेलिक्स है, ING डोजो है, मार्स एक्स है, डिक्सटेरियम भी है। यहाँ पे अगर चलते हैं, हाँ, ये सारे जो प्रोटोकॉल, ये सारे जो देखता है एक्सचेंज, ये सारे एक्सचेंज उन्हीं के ही इंजेक्टिव प्रोटोकॉल पे बना हुआ एक्सचेंज है, देख रहे हो। तो उन्हीं का प्रोटोकॉल को भी इस्तेमाल करते हुए अलग अलग एक्सचेंज भी आ रहा है, तो ये बहुत ही खास बना रहा है इस प्रोजेक्ट को। अब मैं तो कहता हूँ इस प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा आप नज़र डाल के रखिएगा, प्राइस बहुत ही कम है। थोड़ा सा प्राइस अगर चेक करते हैं अभी के डेट पे प्राइसिंग क्या है, इंजेक्टिव प्रोटोकॉल कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं आपके हिसाब से, थोड़ा सा शो करने के लिए। वहाँ पे अभी $1.60 है। अभी देखा जाए तो ये अगर मैं उसको YTD कर दूँ तो सबसे हाईएस्ट जो गया था ना, सबसे प्राइस YTD करके शायद नहीं हो रहा है, ऑल करूँ, ऑल शायद, हाँ, अभी जो देखा जा रहा है $21 पे गया था उसका, जो कि 30 अप्रैल 2021 पे गया था। अभी $1 पे चल रहा है, प्राइस बहुत ही कम है। अगर आपको $1 पे अगर मिल जाता है, थोड़ा सा नीचे अगर डंपिंग हुआ मार्केट, तो प्लीज़ उसको ग्राब करके आपके हिसाब से थोड़ा सा रिसर्च करके छोटा मोटा कुछ लेके रखिएगा, ये प्राइस आगे मूव कर सके, क्योंकि ऐसा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन अभी तक बना नहीं है जो कि सेंट्रलाइज्ड का फीचर देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे और उसका थोड़ा सा टोकनिम्स को हम समझ लेते हैं। टोकनिम्स का देखोगे ना, बाइनेंस लॉन्च पैड पे जो ये हुआ है 9% वगैरह, और सीड सेल पे देखोगे जो यानी उनका जो IDO लॉन्च हुआ था, या फिर सेंट्रल एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने से पहले जो सीड सेल हुआ था, ये यहाँ पे है 6%, और प्राइवेट सेल 16%। टीम के पास देखा जाए तो 20% टीम के पास है, लेकिन ये वेस्टिंग शेड्यूल करके रखा उन्होंने। और इकोसिस्टम जो है ना, ये अपना कम्युनिटी ग्रोथ एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए ये सारे टोकन से, जो कि कर देखा जाए तो 10% एंड ये 46% जो है मार्केट में पड़ा हुआ है। 20% जो है टीम के पास में, एडवाइजर के पास में 2%, 22% जो है ना इन्हीं के पास में है। प्राइवेट से तो अलग है, ये हो गया बाइनेंस लॉन्च पर वो भी हो गया, तो उनके पास में 22% ऑलरेडी है, जो कि वेस्टिंग शेड्यूल के तौर पे जा रहा है। देखिए यहाँ पे येलो मार्क दिख रहा है, उन्होंने वेस्टिंग शेड्यूल के तौर पे जून 21 से शुरुआत किया है उनका खुद का टोकन को निकालने के लिए। आज के डेट पे अगर देखा जाए तो अक्टूबर 2022 होने वाला है, तो जब होगा तो 10% ऑलरेडी टोकन्स जो है ना मार्केट में आ चुका होगा फ्रॉम टीम। तो बाद में देखा जाए तो अक्टूबर 23 तक सारे के सारे टोकन जो टीम का टोकन है ये आ जाएगा। तो हो सके तो थोड़ा सा ये डाउन ट्रेंड जा सकता है, थोड़ा स्टेबल कम होगा, क्योंकि लोग डर रहे होंगे कि इन्फ्लेशन हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं अभी तक अगर देखा जाए तो उसका जो टोटल सप्लाई है ये है 100 मिलियन, अभी तक 73 मिलियन आ चुका है, और 73% ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, और मात्र 25-26% जो है आने वाला है। तो ये ज़्यादा इन्फ्लेशन भी है नहीं उनका, और जो अमाउंट का बर्निंग चालू है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल अभी उनका उनके ज़्यादा इकोसिस्टम पे प्रोजेक्ट बनने लगे, तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है, जहाँ तक कि मेरा रिसर्च कहता है। आप थोड़ा सा अपनी रिसर्च करके आप इन पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी करो आपकी खुद की मर्जी से करिएगा, रिसर्च आप खुद करिएगा, तब जाके आप भरोसा होगा आपको खुद पे, तब जाके इन्वेस्टमेंट करिएगा। किसी की बात मत सुनिएगा प्लीज, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ। तो चलिए आज के वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई ऐसा टोकन पे रिव्यू चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे डालिएगा, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। टेक केयर।